एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के लायबिलिटी यानी कि दायित्व के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक इम्पॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो चलिए आज की वीडियो में इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में तैयार हो चुके हैं, जो मैंने खुद तैयार किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में है, जिन्हें आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 149 रुपीज़ में ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स ले सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में है, जिसमें आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें लायबिलिटी की, लायबिलिटी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे इसको आम बोलचाल में क्या कहते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में दायित्व या लायबिलिटी का मतलब होता है किसी व्यक्ति की ऐसी जिम्मेदारी जिसे पूरा करने के लिए उससे आशा की जाती है। यानी कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जिम्मेदारी है और उससे आप ये आशा करोगे कि वो उसको पूरा करे। किसी भी व्यक्ति की जो लायबिलिटी होती है वो उस समय अराइज होती है, उस समय उत्पन्न होती है जब उसने किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने किसी कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन किया है। यानी उसके ऊपर कोई ड्यूटी थी, उसके ऊपर कोई लीगल ड्यूटी थी और उसने उस लीगल ड्यूटी को पूरा नहीं किया है, जिससे दूसरे व्यक्ति के कानूनी, जिसका क्या होगा, देखो किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी है, किसी के ऊपर कोई ड्यूटी है। अब आप कब कहोगे कि उसके ऊपर वो लायबिलिटी है? लायबिलिटी तभी तो कहोगे ना जब किसी व्यक्ति की लीगल ड्यूटी हो, उसने उस ड्यूटी को पूरा ना किया हो। तो जब उसने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया है, सामने वाले को थोड़ी उसके उस ड्यूटी को पूरा ना करने से थोड़ी दिक्कत हुई हो, थोड़ी परेशानी हुई हो, तो तब उस व्यक्ति पर दायित्व आ जाता है जिसने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया है। लोगों को दूसरे के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन वैसे तो देखिए आमतौर पर नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है, दूसरे के लीगल राइट को वायलेट करता है, तब जिसने ऐसा किया है उसकी लायबिलिटी तय की जाती है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो लायबिलिटी का कंसेप्ट है, जो इसकी अवधारणा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जो कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और जवाबदेही को जोड़ने का काम करती है। ये तो था एक सिंपल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम, ये तो हमने समझ ही लिया कि दायित्व का मतलब होता है व्यक्ति की एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे पूरा करने के लिए उससे आशा की जाती है। अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। देखिए, अलग अलग ज्यूरिस्ट ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है, यानी कि इसकी डेफिनेशन दी है। लायबिलिटी ज्यूरिस्प्रूडेंस का ऐसा ही टॉपिक है, जिस तरीके से हमने अलग अलग लीगल कॉन्सेप्ट देखे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में, उसी तरीके से लायबिलिटी पर भी अलग अलग ज्यूरिस्ट ने कुछ ना कुछ कहा है। जैसे बात करेंगे सबसे पहले सैलमंड की। सैलमंड ने कहा है कि दायित्व को गलत करने वाले और गलत के उपचार के बीच में आवश्यक संबंध कहते हैं। यानी अगर हम सालमंड की डेफिनेशन देखें तो सामंड के हिसाब से दायित्व एक ऐसा संबंध है कि जो व्यक्ति गलत करता है और गलत करने के बाद उसे जो रेमेडी प्रोवाइड की जाती है, जिसके साथ गलत हुआ है, तो उसके बीच जो आवश्यक संबंध होता है उसे ही दायित्व कहते हैं। किसी के ऊपर मान लीजिए कोई ड्यूटी थी, उसने अपनी उस लीगल ड्यूटी को पूरा नहीं किया है और उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए आपको क्या हुआ, आपको कोई दिक्कत हुई, आपको कोई परेशानी हुई, तो आप कहाँ जाओगे? आप कोर्ट में जाओगे। कोर्ट में आप रेमेडी के लिए केस फाइल करोगे कि इसने अपने ऐसे ऐसे ड्यूटी को पूरा नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो मुझे इससे ये दिक्कत हुई, मुझे ये परेशानी हुई, तो अब मुझे कोर्ट से रेमेडी चाहिए। अब आप जो कहने का मतलब ये है सामंड का कि जब कोई व्यक्ति गलत करता है और दूसरा उसके गलत के उपचार के लिए जब कोर्ट में जाता है, तो उस उपचार और उस गलत करने के वाले के बीच में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसको ही कहते हैं लायबिलिटी। ऑस्टिन की अगर बात करें तो ऑस्टिन ने क्या कहा है लायबिलिटी के बारे में? लोगों के कार्यों और कार्यों में चूक के लिए जिम्मेदार ठहराने के बारे में है। बहुत ही सिंपल वर्ड में डिफाइन किया है ऑस्टिन ने लायबिलिटी को कि लोग के जो कार्य थे और उन कार्यों में लोगों ने जो चूक की है, उस चूक के लिए जब आप किसी को जिम्मेदार ठहराते हो, किसी को लायबल ठहराते हो, तो उसको कहते हैं लायबिलिटी। तभी तो उसकी लायबिलिटी तय होगी जब उस पर उसे कोई एक्ट करना हो और उस एक्ट में उस व्यक्ति ने चूक की हो, और चूक करने के लिए आप जब किसी को जिम्मेदार ठहराओगे तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। सिंपली इतना टफ, इतना हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है जो थोड़ा समझ में ना आए।
अब बात कर लेते हैं लाइबिलिटी होती कितने टाइप्स की है। तो लाइबिलिटी की अगर हम टाइप्स की बात करें तो अलग अलग लाइबिलिटी के प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले आती है दीवानी दायित्व यानी कि सिविल लाइबिलिटी। जहाँ भी सिविल राइट्स का उल्लंघन होता है, सिविल राइट्स जो आपके दीवानी अधिकार होते हैं, तो वहाँ सिविल लाइबिलिटी अराइज होती है। अब सिविल लाइबिलिटी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक व्यक्ति क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है। तो जो बात कॉन्ट्रैक्ट में थी उसने उस चीज़ को पूरा नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया, तो इस तरीके से संविदा का उल्लंघन, संविदा का भंग, ये कहा जाएगा आपका सिविल लाइबिलिटी। ठीक, तो सिविल लाइबिलिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना। सेकंड है आपका, दूसरा है आपका आपराधिक दायित्व। आपराधिक दायित्व यानी कि क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी उस कानूनी जिम्मेदारी से संबंधित होती है जो किसी व्यक्ति या संगठन को सरकार के द्वारा बनाए गए, सरकार ने जो भी क्रिमिनल लॉज बनाए हैं, जो भी क्रिमिनल रूल्स वगैरह बनाए हैं, उनका उल्लंघन करने पर उसको दायी ठहराया जाता है। यानी कि कोई एक्ट बनाया हुआ है, सरकार ने कोई भी कानून बनाया हुआ है, आपने उसको ब्रीच किया है और या उसका उल्लंघन किया है, तो फिर आपके ऊपर होगी क्रिमिनल लाइबिलिटी। अगर कोई व्यक्ति आपराधिक रूप से जिम्मेदार पाया जाता है या किसी के ऊपर अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है तो उसके लिए उसे पनिशमेंट मिलती है। कैसा पनिशमेंट मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, कारावास की सज़ा मिल सकती है या जुर्माना। अब इसको क्रिमिनल लाइबिलिटी का एग्जाम्पल क्या होता है, मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति का मर्डर कर दिया। अब ए ने जो मर्डर किया है बी का, ये जब वो उसका बी का मर्डर कर दिया तो उसके ऊपर जो लाइबिलिटी होगी ए के ऊपर, वो कैसी होगी, वो होगी क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि मर्डर जो है वो कानून की नज़र में एक अपराध है ना, और यहाँ पे उसके ऊपर क्या लगेगा, आईपीसी के अंदर उसको चार्जेस किया जाएगा। तो इस तरीके से क्रिमिनल लाइबिलिटी जब आप सरकार के द्वारा बनाए गए या स्टेट के द्वारा बनाए गए किसी नियम का या किसी कानून का उल्लंघन करते हो तो आपके ऊपर होगी क्रिमिनल लाइबिलिटी। और इसमें जो आपको रेमेडी मिलेगी वो किस तरीके की मिलेगी, जो व्यक्ति अपराधी होगा उसको कारावास की सज़ा या जुर्माना। तीसरी जो लाइबिलिटी होती है वो है उपचारात्मक दायित्व यानी रेमेडियल लाइबिलिटी। रेमेडियल लाइबिलिटी थोड़ी सिंपल है समझने में, क्योंकि ये जो आपकी लाइबिलिटी है ये सूत्र पर बेस है कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। यानी जहाँ पर आपके पास अगर कोई राइट है तो आपको उसका उपचार भी मिलना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता है और दूसरे का राइट, दूसरे का अधिकार उससे प्रभावित होता है तो न्यायालय उसको उपचार देता है, उसको रेमेडी देता है। इस जो लाइबिलिटी के अगर हम मुख्य पर्पज़ की बात करें, मुख्य उद्देश्य की बात करें, तो वादी के अधिकारों का प्रोटेक्शन करना है। यानी कि जो वादी है, जो प्लेंटिफ है, उसके जो भी राइट को ब्रीच किया है सामने वाले ने अपनी ड्यूटी ना पूरी करके, तो उसके लिए कोर्ट उसको रेमेडी प्रोवाइड कराएगा। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए बी ए से कुछ सामान भेजने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। बी क्या करता है, उसको सामान नहीं पहुंचाता है। बी ने क्या किया है, अपने यहाँ पर कर्तव्य का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसकी ड्यूटी क्या थी कि वो सामान पहुंचाए, जो भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसने ए के साथ। अब उसने सामान नहीं पहुंचाया, अब यहाँ पे अराइज हो जाएगा ए का राइट। ए का राइट कैसे होगा, ए का राइट प्रभावित हुआ है, उसे सामान चाहिए था, बी ने उसको सामान नहीं पहुंचाया। तो यहाँ पर अब बी से ए क्या करेगा, कोर्ट में जाके रेमेडी ले सकता है। जब ए कोर्ट में केस फाइल करेगा कि मैंने ऐसे ऐसे इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और इसने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया है और इससे मेरा राइट जो है वो प्रभावित हुआ है, तो यहाँ पर कोर्ट जो है उसको रेमेडी, उसको उपचार जो है वो उपलब्ध कराएगा। तो उसे बोलते हैं उपचारात्मक दायित्व। अगली लाइबिलिटी है विकेरियस लाइबिलिटी, जिसे हम हिंदी में प्रतिनिधिक दायित्व के नाम से भी जानते हैं। आमतौर पर ये बहुत ही सिंपल है समझना, क्योंकि इस लाइबिलिटी का जो अराइज होता है वो तब होता है जब आप एक व्यक्ति को किसी दूसरे के काम के लिए जिम्मेदार ठहराते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जैसे मालिक की जिम्मेदारी होती है नौकर के कार्यों के लिए। आपका कोई सर्वेंट है, आपने किसी को अपने यहाँ पे सर्विस पे रखा है, सर्वेंट को आप उससे कोई काम कराओ और उससे वो किसी को नुकसान पहुँचाए, तो उस नुकसान के लिए किसको जिम्मेदार माना जाएगा, मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा। तो विकेरियस लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसमें कार्य कोई और करता है और जिम्मेदार किसी और को ठहराया जाता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये हमने टॉट में अलग से डिस्कस कर लिया है बहुत अच्छे से केस लॉ के साथ। अब बात करते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की, यानी कठोर दायित्व। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो टॉर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें जो डिफेंडेंट है उसकी गलती ना होते हुए भी जो प्रतिवादी होता है
उसकी कोई गलती ना होते हुए भी उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। तब ठहराया जाता है जब वो अपनी लैंड पर, अपनी ज़मीन पर कोई ख़तरनाक चीज़ लाता है, वो ख़तरनाक चीज़ उसके लैंड को, इसकी सीमा को एस्केप करके कहीं बाहर निकल जाती है, और उस बाहर निकल जाने से जो प्लेंटिफ है, जो वादी है, उसको उससे कोई डैमेज होता है, कोई क्षति होती है। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का टॉपिक भी आपका टॉर्ट का टॉपिक है, और इस लाइबिलिटी में भी डिफेंडेंट का जो दायित्व है वो तय किया जाता है जब उसके एक्ट से, उसके रॉन्गफुल एक्ट से वादी को नुकसान होता है। एक है आपका पूर्ण दायित्व यानी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का रूल आया था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बाद, क्योंकि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में जो डिफेंडेंट होता है उसको उन एक्सेप्शन का बचाव नहीं मिलता है जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में बताए गए थे। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ 7 से 8 ऐसे अपवाद बताए गए थे, एक्सेप्शन बताए गए थे, जिसमें प्रतिवादी को कुछ बचाव मिल सकता है अगर उन 7 या 8 कंडीशन में से किसी भी एक स्थिति में उसका मामला आ जाता है। बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ये कहती है कि नहीं, डिफेंडेंट की अगर गलती है तो उसका जो दायित्व होगा, उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो एब्सोल्यूट होगी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जो एक्सेप्शंस बताए गए हैं उसका भी लाभ उसको नहीं मिलेगा, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के सिद्धांत को पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था। वैसे हमने ये तीनों जो लाइबिलिटी है हमारी, हम ऑलरेडी टॉर्ट में डिस्कस कर चुके हैं विद केस लॉस के साथ, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको समझना है अच्छे से तो आप टॉर्ट की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब लाइबिलिटी कितने तरह की होने के पश्चात अब हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो जो आपकी सिविल लाइबिलिटी होती है और जो क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इनके उद्देश्य का। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्रिमिनल लाइबिलिटी में जब कोई व्यक्ति किसी को मान लीजिए मर्डर कर दिया, तो जो क्रिमिनल होगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, यानी कि उसको कारावास और जुर्माने की सज़ा मिलती है। तो एक तरीके से यहाँ पर क्रिमिनल लाइबिलिटी का जो उद्देश्य होता है, यहाँ पर व्यक्ति को, जो अपराधी है, उसको दंडित करना होता है। बट सिविल लाइबिलिटी में अपराधी को दंडित नहीं किया जाता, बल्कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसको चोट पहुंची है, उसको मुआवजा दिलाना ही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि उसको कंपनसेशन दिलाया जाए। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है न्यायालय का, कोर्ट का। जो सिविल केसेस होते हैं, जो जिसमें आपकी सिविल लाइबिलिटी तय होती है व्यक्ति की, उसमें वो सिविल अदालत में जाते हैं, यानी दीवानी अदालत में तय होते हैं। जबकि अगर बात करें हम क्रिमिनल लाइबिलिटी को तय करने वाले कोर्ट की, तो ये जाते हैं आपके क्रिमिनल केसेस सारे के सारे क्रिमिनल कोर्ट में। तो इस तरीके से सबसे बड़ा जो अंतर है वो उद्देश्य को लेकर है, कोर्ट को लेकर है। एक और अंतर आप लिख सकते हैं कि जो सिविल केसेस हैं जिसमें आपकी सिविल लाइबिलिटी तय की जाती है, वो चलते हैं आपके सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से, जो आपका CPC है, उसमें ये वाली प्रक्रिया फॉलो की जाती है। और अगर आपराधिक दायित्व की बात करें कि क्रिमिनल लाइबिलिटी कौन से उससे तय की जाती है, तो वो तय की जाती है आपकी CRPC से। क्रिमिनल लाइबिलिटी आपकी CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता के अकॉर्डिंग प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ थ्योरीज की अगर हम बात करें लाइबिलिटी के टॉपिक से रिलेटेड, तो 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं लाइबिलिटी में। सबसे पहला है उपचारात्मक सिद्धांत यानी रेमेडियल थ्योरी। रेमेडियल थ्योरी ये कहती है कि जब कानून किसी व्यक्ति पर कोई ड्यूटी डालता है और उस ड्यूटी को लागू कराने की रेमेडी भी आपको देता है, यानी कि आपको कोई ड्यूटी दी, आपने अपनी उस ड्यूटी को पूरा नहीं किया है, तो जब आपने ड्यूटी को पूरा नहीं किया है, सामने वाले का राइट इफेक्ट हुआ, तो वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उसको रेमेडी प्रोवाइड कराएगा। किस तरीके की रेमेडी उस समय उसको प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ पे सिंपली रेमेडियल थ्योरी यही कहती है कि उपचार देना जो है वो आपके कोर्ट की ड्यूटी है। कोर्ट आपको उपचार देती है, आपको रेमेडी प्रोवाइड कराती है, और इस तरह के जो रेमेडी होती हैं, जहाँ पे रेमेडियल थ्योरी लागू होती है, वो आपकी सिविल केसेस में होती है। क्रिमिनल केसेस में तो सीधा है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने कोई चोरी कर ली, तो आप सीधा कोर्ट में जाओगे, आप क्रिमिनल कोर्ट में जाओगे केस फाइल करके, तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसको या तो सजा मिलेगी, चाहे महीने की हो या साल की हो, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा मामले को देखते हुए, या फिर उस पर फाइन लगाया जाता है, जुर्माना। बट सिविल केसेस में ही आपको रेमेडी प्रोवाइड कराई जाती है। तो रेमेडियल थ्योरी सीधा सीधा आपको कहती है कि आपको रेमेडी मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका पीनल थ्योरी। पीनल थ्योरी यानी कि दंडात्मक सिद्धांत, ये आपकी डील कर रही है क्रिमिनल केसेस से।
इसके अकॉर्डिंग अपराध के लिए 2 शर्तें बहुत ही ज़रूरी होती है। जब आप किसी को क्रिमिनल के लिए दोषी ठहराओगे, क्रिमिनल होने के लिए या किसी व्यक्ति को पनिशमेंट देने के लिए या उस पर फाइन लगाने के लिए, बेसिकली क्रिमिनल केसेस में यही होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अपराध को करता है, किसी ऑफेंस को करता है, तो उसको या तो इम्प्रिजनमेंट मिलता है या उस पर फाइन लगता है, या दोनों भी लगा सकती है कोर्ट। तो उस अपराध के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए कि उसने उस क्राइम को किया है, तो 2 शर्तें बताई गई हैं। पहला है भौतिक कार्य और दूसरा है दूषित आशय। भौतिक कार्य का मतलब होता है इंग्लिश में एक्टस रियस, एक्टस रियस। और काम के पीछे जब कोई दूषित आशय होता है तो इसे बोलते हैं मेंस रिया, यानी कि दुराशय। दुराशय के टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से आईपीसी में भी डिस्कस किया था। आईपीसी पे अलग से, इस पे आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा कि दुराशय क्या होता है। ये अपराध का एक आवश्यक तत्व भी होता है। तो अगर आपको किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी तय करनी है, पीनल थ्योरी ये कहती है कि किसी का दंडिक दायित्व, किसी का पीनल थ्योरी ये कहती है कि तभी उत्पन्न होगा यदि वो कानून द्वारा मना किए गए व्यक्ति किसी काम को करता है। फॉर एग्जाम्पल, कानून में मना किया गया है कि आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, आप किसी के घर में चोरी नहीं कर सकते, किसी के साथ एक्सटॉर्शन नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें आप देखोगे तो आईपीसी में मना की गई हैं। अलग अलग स्पेसिफिक सेक्शन बनाए गए हैं, उनके लिए अलग अलग पनिशमेंट भी तय की गई है। तो जब कोई काम आपको कानूनन मना किया गया हो करने के लिए और आप उसको करते हो, तो जो आपकी लाइबिलिटी होगी उस एक्ट को, उस रॉन्गफुल एक्ट को करने के बाद, उस गलत काम को करने के बाद, वो होगी आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी नहीं होगी, वो आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी में आ जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का, इसके बाद देखो, इतना समझने के बाद अब ये जो 2 पॉइंट हमने पढ़े कि भौतिक कार्य मतलब बाहरी आपको कोई कार्य करना ज़रूरी है क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए। बाहरी काम मतलब जैसे कि मन ही मन आप सोचते रहो कि मैं इसको मारूंगा, मैं इसको मारूंगा, या मैं इसका मर्डर करूंगा। अब जब तक आप किसी को ये उसको बाहरी काम नहीं दिखाओगे, मतलब मर्डर ना कर दे कोई, है ना, तो तब तक उसको आप क्या उस पनिशमेंट दे सकते हो किसी व्यक्ति को। मान लीजिए ए ये सोच रहा है मन में कि मैं तो बी को मारूंगा, बी का मर्डर करूंगा, तो सिर्फ क्या उसके दिमाग में ये सोचने से ही आप उसको मर्डर के लिए दोषी ठहरा सकते हो? नहीं ना, बाहरी कार्य भी तो होना चाहिए, सच में उसका एक्चुअल में उसको मर्डर करना तो चाहिए, तभी तो। और दूसरा जो हमने पढ़ा था दूषित आशय, यानी कि गलत इंटेंशन, है ना, गलत इंटेंशन, मेंस रिया, दुराशय उसके मन में होना भी तो चाहिए, क्योंकि केवल दोनों चीज़ें होती हैं। देखिए, क्रिमिनल लाइबिलिटी तय करने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक। इसी तरह से एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के घर में आग लगाने के लिए अपने मन में इंटेंशन रखता है, आशय रखता है। वो सोच रहा है कि मैं जो है, मान लीजिए चलिए ए नाम का व्यक्ति है, सोच रहा है कि मैं बी के घर में आग लगाऊंगा। अब सिर्फ ये सोचना कि मैं बी के घर में आग लगाऊंगा, क्या आप उसको पनिशमेंट दिला सकते हो कोर्ट से? है ना, तब तक नहीं दिला सकते ना जब तक वो आग लगाने का प्रयत्न ना करे, यानी कि कोई भौतिक कार्य ना करे, कोई बाहरी कार्य ना करे। तो इस तरीके से किसी भी क्राइम के लिए किसी को दोषी ठहराने के लिए पीनल थ्योरी ये कहती है कि 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। बाहरी कार्य भी हुआ हो और उसके मन में आपके गलत इंटेंशन भी हो, तभी आप उस पर क्रिमिनल लाइबिलिटी या आप दंडिक दायित्व डालोगे। तो आई होप आज की वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया है, पूरी थ्योरीज हमने डिस्कस की हैं, अच्छे से हमने डिफरेंस भी देखा है सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या है। फिर इसके बाद लाइबिलिटी कितने तरह की होती हैं ये भी हमने पढ़ा, डेफिनेशन हमने पढ़ी, सिंपल वर्ड्स में हमने समझा कि दायित्व होता क्या है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।